हेलो एवरीवन, मैं आपकी मंचौर विजेता सिंह। बीएसटी के चैप्टर नंबर 5 में आप फटाफट मेरे साथ कनेक्ट होइए। ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना है हमें। तो हमने चैप्टर 1 से ही स्टार्ट किया है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि उनको कितना बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, यही ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसको पढ़ के देखिए कि कैसे पढ़ना है, तो फटाफट कनेक्ट हो जाइए सारे के सारे। देखिए मीनिंग क्या बोल रहा है। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग टू डिफरेंट एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के रिसोर्सेज हैं। कौन कौन से? फिजिकल रिसोर्सेज में क्या, कोई मशीन है, बिल्डिंग है, आपके जो भी इक्विपमेंट है वो सारे के सारे फिजिकल रिसोर्सेज हो जाएंगे। और दूसरे रिसोर्सेज कौन है? ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो मैन पावर है। तो फर्स्ट वीडियो में याद है आप लोगों को मैंने बताया था कि मैन जो है उसको कितने बेहतर तरीके से हम यूज करते हैं मैन पावर को, और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनको कितने बेहतर तरीके से यूज करते हैं। यानी किसी भी मैनेजमेंट में वो बेहतर मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन तब बनता है जब वो अपने पास जितने भी अवेलेबल फिजिकल रिसोर्सेज हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको कितने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करता है, कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेटिव होगा तो उसके अचीवमेंट, उसके गोल ओरिएंटेड बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे उसको अपने गोल्स को फाइंड करने में। यानी वो अपनी डेस्टिनेशन को बहुत इजीली पूरा कर सकता है, अपने गोल्स को इजीली पूरा कर सकता है, अचीव कर सकता है। यहाँ पे आपको समझ आया मीनिंग? हेनरी फ्यूल जब मैं पढ़ा रही थी तो इसीलिए मैंने ये 1 मार्क्स के लिए आप लोग से डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये कोटेशन किसका है या हेनरी फ्यूल ने क्या कहा था। तो याद करिए वो चैप्टर कि हेनरी फ्यूल ने बताया था कि आपके पास जितने भी यूजफुल फंक्शनल रिसोर्सेज है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे मशीन्स है, टूल्स है, कैपिटल है या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उन सबको कितने बेहतरीन तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। आगे इसके फंक्शन पढ़ेंगे अभी आप, और फटाफट कनेक्ट रहिए मेरे साथ। तो इसका मीनिंग कि आपके पास जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उन्हें बेहतर तरीके से यूज करें। आइए प्रोसेस पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है और कैसे क्या। तो आप इंडियन गवर्नमेंट से ही प्रोसेस को समझ लीजिएगा कि इंडिया की गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग बांट देती है। रेलवे अलग डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ अलग डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन अलग डिपार्टमेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि डिपार्टमेंट बनाने से जो लोग उस चीज में स्किल है, जो हेल्थ के स्किल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने प्रैक्टिसेस की है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट को देखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोसेस है, जरा पढ़ के देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कैसे काम करता है। तो पहला वर्क क्या बोल रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट। कोई किसी के हिस्से का काम नहीं करेगा, ओवरबर्डन काम नहीं करेगा, सब अपना अपना वर्क करेंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क। डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन मींस कि डिपार्टमेंट अलग अलग बांटिए। इसके 2 भाग हैं, एक फंक्शनल डिपार्टमेंट की बात हो रही है और दूसरा डिविजनल डिपार्टमेंट की बात हो रही है कि 2 भागों में बांटिए, फंक्शनल और डिवीजन। थर्ड देखिएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, लोगों की ड्यूटीज असाइन करिए। और थर्ड क्या है? इस एक ऐसा रिपोर्टिंग के लिए स्पेशलाइजेशन करिए जो रिपोर्टिंग भी करे और रिस्पांसिबिलिटी भी ले। अब इनको डिटेल्स में समझेंगे कि क्या कह रहे हैं, ये क्या है रिपोर्टिंग, क्या है रिस्पांसिबिलिटी, पढ़ के देखिए। और प्रोसेस हर बार बोर्ड में पूछ रहा है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को कि प्रोसेस कंपलसरी लगातार आ रहा है।
जो चीजें आ रही हैं वो बार बार पूछ रहा है, वहां पे आप लोग बहुत ध्यान देंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है या फिर कोई केस स्टडी कैसे लिखनी है। देखिए पहला वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर प्लान। जैसा आपने प्री प्लान किया हुआ है, जैसा आपका प्लान तैयार है, आप आइडेंटिफाई करिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा कार्य कौन सा व्यक्ति बेहतर कर सकता है या किस कार्य को किससे लिया जाना चाहिए। अपने प्री प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले डिवाइड द वर्क कर देगा। द डिवीजन ऑफ वर्क टू श्योर इज नो duplication of the work and there is no burden of the work in one person। किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी दूसरे पर्सन का बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। वो अपनी ड्यूटीज उसको क्लियर पता है, वो अपना काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर किसी को सपोज कैसे समझेंगे आप लोग कि अगर कोई मान लीजिए कि किसी को सेल्स मैनेजर बनाया गया तो उसको सेल करना बहुत अच्छा आता है, इसलिए उसको सेल मैनेजर बना दिया गया। किसी को फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया तो आप यहाँ पे डिवीजन आप वर्क करिए कि जो मैनेजर बनने लायक है उसे मैनेजर बना दीजिए, जो क्लर्क के लायक है उसे क्लर्क बनाइए, जो सेल कर सकता है प्रोडक्ट को उसको सेलर बना दीजिए। आगे देखिए डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या बोल रहा है, फंक्शनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल का मतलब यहाँ पे उन लोगों का प्रारूप तैयार करिए, उनको फंक्शन दीजिए जिनका स्किल जो फंक्शनल वर्क कर सकते हैं। यानी अगर कोई मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटवेयर बनाने में बहुत एक्सपर्ट है तो वो फुटवेयर बहुत अच्छा बनाएगी। उसको फुटवेयर कंपनी कैसे लॉन्च करनी है, किन किन कंपनियों का मार्केट में वैल्यू कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। या फिर अभी मैंने गवर्नमेंट सेक्टर की बात की कि रेलवे डिपार्टमेंट अगर रेलवे का काम करेगा तो वो बेहतर टेक्निक यूज करेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। डिवीजनल डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिवीजन का मतलब इसी तरीके से है कि अगर क्लॉथ वाले लोग हैं, कोई क्लॉथ बनाना चाहता है तो वो क्लॉथ बेहतर करेगा। अगर उसको कपड़े बनाने का काम अच्छा आता है, कोई ऐसा है जिसको ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने बहुत अच्छे आते हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट अच्छा बनाएगा। कोई ऐसा है जिसको मेडिसिन की नॉलेज बहुत अच्छी है तो वो केमिकल इंडस्ट्री को बहुत अच्छा काम करेगा। तो डिवीजन डिपार्टमेंट लिए चाहते हैं। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में भी समझिए दूसरी केस स्टडी के थ्रू कि कैसे डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन कैसे कि हर एक कंपनी का आपने देखा है कि हर एक कंपनी अलग सा काम कर रही है, हर एक ब्रांड अलग सा काम कर रहा है। जैसे जब रिलायंस ग्रुप आया तो उन्होंने जियो का इन्वेंशन जब से किया है तो जियो उन्होंने एक बेहतर कनेक्टिविटी दी, उन्होंने डेटा बहुत ज्यादा अच्छा दिया कि हम लोगों को डेटा फ्री दे रहे हैं। उन्होंने अपनी मार्केटिंग की और बेहतर मार्केटिंग के बाद वो आगे और उन्होंने लगातार सक्सेस अचीव किया। तो ये दूसरा आपका फंक्शनल वर्क है, डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट। थर्ड वर्क देखिए, असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज। ये थर्ड प्रोसेस क्या कह रहा है कि आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट ईच इंडिविजुअल वर्किंग। हर एक इंडिविजुअल किसी न किसी चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाता है और उसका स्पेशलाइजेशन जिस चीज में होगा वो उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। कैसे समझोगे आप लोग कि मैम ने रेक्टिफिकेशन वाली लैंग्वेज तो बता दी है और एक चीज और बचा लो कि आप लोग इन डेफिनेशन को एज इट इज तैयार करिएगा। बस केवल और केवल केस स्टडी बदल सकते हैं। केस स्टडी आप जितना स्मार्ट होके बना सकते हैं। आपकी बुक में जैसे टीचर्स का दिया हुआ है, टीचर और स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन दिया। अगर आप बुक के साथ जाना चाहते हैं तो मूव देयर, और अगर आपको लगता है कि आप उससे बेहतर केस स्टडी ला सकते हैं तो प्लीज आप बेहतर केस स्टडी, लेकिन वो कनेक्ट होनी चाहिए आपके टॉपिक से, अदरवाइज दिमाग मत लड़ाइएगा, मार्क्स जाएंगे तो मेरे को ब्लेम नहीं करोगे आप लोग। ओके, तो चलिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि सपोज दैट अगर कोई टेलर है वो लगातार एक कोट बनाने का काम करता है, सूट कोटलन बना रहा है, सूटलन बना रहा है,
डेली वो कोट बनाए, तो उसको जितना बेहतर कोट सिलना आएगा उससे बेहतर कोई और नहीं कर सकता है। तमाम सारे आपके पास एग्जाम्पल है, रेमंड्स है, ग्वालियर है, जिनके नाम आप लोग सुनते रहते हैं। वो जो कपड़े बना रहे हैं उनकी जो स्टिचिंग है उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर है। अलन सोली है, आपने देखा है कि अलन सोली की टी-शर्ट्स पूरी मार्केट में छाई है। लिवाइस का जीन्स, तो ये क्यों ब्रांड लिवाइस बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इंडिया में जब भी हम लोग बाई करने जाते हैं या लिवाइस की जीन्स का तो कोई तोड़ ही नहीं है। वीस लाइफ स्टाइल अपने आप में ही अलग है, तो दैट्स व्हाई उनका स्पेशलाइजेशन उनके डिपार्टमेंट में एज ए इंडिविजुअल बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो सक्सेस है। तो ये थर्ड पॉइंट आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट वन देखिए, स्टेबलाइजिंग द रिपोर्टिंग एंड टू रिलेशनशिप। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी लोग किसी भी असाइनमेंट को लेते हैं, अगर उनके ऊपर कोई और एक बड़ा व्यक्ति बैठा रहता है जिसकी एक पावर रहती है कि आप उसको रिपोर्ट करिए आपने क्या काम किया है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट बनाता है कि आपने क्या काम किया। अगर आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाओगे, और इसीलिए इसको कंट्रोल करने का काम भी इस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में रखा गया है। द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट in the creation of superior subordinate to relationship and to question of the reports to whom the certified। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि एक ऐसा असाइनमेंट जो आपने काम किया उस काम की रिपोर्टिंग करिए आप। जैसे इसको स्कूल के मेथड में, आपकी बुक में स्कूल के मेथड में दिया है कि अगर मैथ का टीचर है, मैथ का स्पेशलाइज्ड टीचर है, उसने मैथ पढ़ाया, लेकिन वो पहले जाके प्रिंसिपल को बताएगा कि उसने मैथ में कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए, कौन से चैप्टर में। इसी तरह ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी को बताएगा, फिजिक्स वाला फिजिक्स को बताएगा, और इससे एक और चीज जोड़ दीजिएगा कि सेम चीज स्पेशलाइजेशन की, मैथ वाला सिर्फ मैथ अच्छा पढ़ा सकता है, मैथ वाला केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा। अगर केमिस्ट्री पढ़ाएगा तो केमिकल फॉर्मूला अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वो चीजें मैटर करेंगी। तो एवरीवन इज इंटरकनेक्टेड, एंड आई होप कि मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से प्रोसेस को इजी लैंग्वेज में किया है, और आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और यहाँ पे अभी कुछ इसके एक फंक्शन और पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं। इम्पोर्टेंस देखिए कि अगर डिवीजन वर्क कर दिया, हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया उन चारों के बाद, तो क्या इम्पोर्टेंस आ रहा है या क्या फायदा हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका बेनिफिट देखिए। पहला बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन का फायदा क्या हो रहा है कि जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस स्कूल के अंदर, अगर वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स हैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर्स हैं तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो मैथ वाला मैथ पढ़ा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट है उनकी नॉलेज बेहतर रिप्रेजेंट हो रही है, उनको एक बहुत अच्छी स्किल मिल रही है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, और उनका जिन टीचरों का स्पेशलाइजेशन है वो उस चीज को और बेहतर प्रेजेंट कर पाते हैं। पहला तो आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग है वो टीचर और स्टूडेंट के बारे में। दूसरी केस स्टडी से समझिए कि बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तो क्या मीन आउट कर रहा है ये बेनिफिट कि सबसे पहला फायदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये होता है कि मान लीजिए उन्होंने फाइनेंस के लिए सीए अपॉइंट कर लिया, तो वो चार्टेड अकाउंटेंट सारी की सारी जितनी भी बैलेंस शीट है, जितना भी लेजर है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी टॉप सीईओ हैं, जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, वो मिडिल लेवल का प्रेशर कम करते हैं, और जो सबसे लोअर लेवल के लोग हैं उन पे बर्डन नहीं जाएगा किसी भी तरीके का, क्योंकि सबको अपने वर्क के बारे में पता है। तो स्पेशलाइजेशन का मीनिंग ये होता है। सेकेंड वन, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। लोगों को अपने वर्किंग का पता होता है कि हमें कौन सा कार्य दिया गया है और हमें कौन सा कार्य करना है, किस टाइम पे कौन सा वर्क करना है।
तो डिपार्टमेंट में अगर मैनेजर है तो वो मैनेजमेंट ही देखेगा, अगर सेल्समैन है तो वो सेल्स देखेगा, क्लर्क है तो वो अपने ऑफिशियल वर्किंग को देखेगा, प्यून है तो वो अपना वर्क करेगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में उनकी वर्क उन्हें बहुत इजीली पता होते हैं और वो अपने वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, डिवोटेड होते हैं। और इससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट क्या होता है कि वो मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। उनके पास जितने भी यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हैं, उस समय अवेलेबल रिसोर्सेज है, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। इससे उनका आउटकम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आउटकम जब आपके रिसोर्सेज जितने भी हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज एक साथ बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो किसी को भी गोल अचीव करना क्या होगा, इजी हो जाएगा। सक्सेस का रेशियो बढ़ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी आपकी डे बाय डे इंक्रीज करेगी और यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो बेहतर तरीके से काम करे तो वेस्टेज भी कम हो जाएगा रिसोर्सेज का, और जितना कम वेस्टेज होगा उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे, एडॉप्शन टू चेंज। आपके पास एक और मौका होता है कि अगर किसी चीज को चेंज करना है तो इमीडिएटली आप बदल सकते हैं। कोई बेहतरीन वर्क नहीं कर पा रहा है तो आप उसे तुरंत के तुरंत रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं और दूसरा पॉइंट कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बेनिफिट का जो पॉइंट है वो है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, उनकी टॉप लेवल के मैनेजमेंट बहुत अच्छे होते हैं, तो उनकी सक्सेस की स्टोरी पूरी दुनिया बयान करती है। कैसे समझोगे आप लोग इसको, एक केस स्टडी से समझोगे। फेसबुक जब आया था तो बड़ा, आप सारे बच्चे आज तो इंस्टा पे एकदम दम लगा के पढ़ाई हो ना हो, इंस्टाग्राम रात में 2 बजे रील चलती होती है। तो ये जो इफेक्टिवनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी इंस्टा बनाने वाले ने या फेसबुक या व्हाट्सएप बनाने वाले ने, या फिर इससे भी बेहतरीन रोल किसने कर दिया है, पबजी ने। बैन करने के बाद भी टॉप पे उसके वैल्यूएशन आ गए। तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम कुछ ऐसा मसाला बनाएंगे कि लोग इसके बगैर नहीं रह पाएंगे। एक और केस स्टडी इस पे मैं आपको बताती हूँ। कुछ ही दिन पहले मैगी का आपने देखा था, मैगी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हर किसी को कुछ मिले न मिले 2 मिनट में मैगी, और अगर एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन जी कर दे तो फिर क्या बात है। अब जब अमिताभ बच्चन जी का लीवर खराब होने पे भी वो मैगी का ऐड कर देते हैं, तो फिर 2 मिनट की मैगी तो सबको ही खाना चाहेगा ना। तो मैगी ने जो मसाला बनाया उसका टेस्ट क्या किया, उसने उस टेस्ट को इतना जबरदस्त एनहेंस किया है कि बिना मैगी खाए चैन नहीं आएगा। बाबा रामदेव बड़ा सब्स्टिट्यूट लाए, भाई मैदा वाली मैगी छोड़ दो, अब पतंजलि की मैगी खा लो। लेकिन लोगों ने कौन सी जो मैगी, उनको नेस्ले की जो मैगी उनके टेस्ट पे है, उन्होंने इस मैगी को सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से यूज किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी टॉप लेवल पे बैठे हुए जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं, वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं अपने मैनेजमेंट के साथ, लगातार अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं और सबको एक साथ इक्वलिटी में जोड़ कर रखते हैं। तो इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे आने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट 6 देखिएगा, पॉइंट नंबर 6, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर आपकी जर्नी बेहतरीन है, आपके इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास तमाम रिसोर्सेज बेहतर काम कर रहे हैं, आपको अपने वर्किंग की रिस्पांसिबिलिटी पता है और आप स्पेशलाइजेशन लगाकर बैठे हैं, तो यकीन मानिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम खर्चे पे बेहतर से बेहतर ग्रोथ होती है। और उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि हर कोई उसकी तरफ ध्यान देता है कि अरे ये कंपनी कैसे। इसे सोचिए कि गौतम अडानी एक तरफ इंडिया त्राहिमाम कर रहा है, दूसरी तरफ गौतम अडानी हर दिन छक्के पे छक्का लगाए जा रहे हैं। और अभी करंट न्यूज में वर्ल्ड के सेकंड टॉप रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं।
तो ऐसी उनकी कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है, यानी उन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग बेहतरीन कर रखी है और प्रेजेंट में वो जितने वर्क कर रहे हैं उनका टोटल एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ वर्क कर रहा है, उनके सारे कंपोनेंट मैच कर रहे हैं, पूरे उनका रिसोर्सेज बेहतर यूटिलाइजेशन हो रहा है, उन्होंने सब तरफ दिमाग रखा हुआ है कि मुझे कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना है, कितना हमें जो है मार्केटिंग करनी है किसी प्रोडक्ट की और किस प्रोडक्ट पे कितना एक्सपेंस करना है। ये तमाम चीजें उनकी कंपनी को लगातार ग्रोथ दे रहे हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ दे रहे हैं। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। किसी भी व्यक्ति का जब पर्सनालिटी ग्रो होता है तो वो धीरे धीरे वो अपना खुद का सबसे पहले डेवलपमेंट करता है। जैसे जब मैंने भी टीचिंग स्टार्ट की थी तो शायद मैं इतनी स्मार्ट टीचर नहीं होती होंगी, लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे एक्सपीरियंस मुझे क्या बना रहा है, आप क्लास के अंदर कोई भी स्टूडेंट मुझसे लाइव क्लास में इमीडिएटली क्वेश्चन आस्क करता है और कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम गूगल हो गया, तो नॉट येट कि गूगल नहीं हो, लगातार मैंने प्रैक्टिस की और मेरा अपना पर्सनल डेवलपमेंट हुआ। मेरी प्रैक्टिस के बाद मैंने अपनी गलतियों पे काम किया और इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी डेवलपमेंट करता है जब वो अपनी पर्सनल स्किल को डेवलप करता है। उसका पर्सनल स्किल जितना डेवलप होता है उतना ही वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सकता है। आई होप कि आप सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन आस्क करते रहिए। इसका सेकंड वीडियो लेक्चर भी आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच।